हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर कर रहे थे। ये इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। होपफुली आपको प्रीवियस क्लासेस का स्टेट ऑफ मोशन और फोर्स जो होगा वो समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इस फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या जो फोर्स होता है वो चेंज कर देता है स्टेट ऑफ मोशन? यस और नो। यस और नो है तो किस तरीके से उसे चेंज करता है ये भी बताएंगे तो फार बेटर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड देन व्हाट विल बी हैपन। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, उसका भी आपको आंसर लिखना हो। और लास्ट एंड फाइनल, डिफाइन फोर्स। तो मैं एक एक करके आपसे आंसर डिस्कस करूँगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आप प्रीवियस क्लासेस का जो है वो रिवीजन कर सको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, तो इसका आंसर होगा यस। फोर्स जो होता है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अगर कोई स्पीड में रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ला देता है, और अगर वो स्पीड में है यानी मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला देता है। ये आपको याद रखना है। और उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स जो है, या फिर दोनों चीज़ें कर सकता है, स्पीड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। अंडरस्टूड। फिर बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तब क्या होता है। मैंने आपको बताया था दो बॉक्स का एग्जांपल लेके, और इस बुक में एक एक्टिविटी भी है। दो पर्सन जो है एक बॉक्स को धकेल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर वो इक्वल फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जो होगी वो ज़ीरो होगी, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कोई स्पीड चेंज नहीं होगी, कोई स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा उस केस में। फिर लास्ट एंड फाइनल, डिफाइन फोर्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी डेफिनेशन होती है पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम आगे की क्लास में बढ़ते हैं। अब देखिए, आप जनरली नोटिस करेंगे कि आपको बुक को उठा आपको अगर बुक को उठाना है तो विदाउट हैंड आप उसको नहीं उठा सकते। आप पुश करे बिना आप बुक को नहीं उठा सकते। ओके, विदाउट टचिंग, बिना टच करे बुक को आप ना तो लिफ्ट कर सकते हैं, ना गिरा सकते हैं, ना एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। अब और कोई अगर बकेट जो है वो वाटर से भरी हुई है तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखेंगे तो उसके लिए भी आपको आपके हैंड्स की ज़रूरत होगी। विदाउट टचिंग इट, विदाउट होल्डिंग इट, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये बुक का और वाटर बकेट का। तो ये एग्जाम्पल इसलिए बताए गए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बिना कांटेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा भी है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, और द कॉन्टेक्ट में विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और अ पीस ऑफ ए रोप। वो स्टिक की मदद से भी हो सकती है या रोप की मदद से भी हो सकती है। इन केस ऑफ ए वाटर बकेट को वेल से निकालने के लिए हम रोप का इस्तेमाल करते हैं, और स्टिक से भी कई ऑब्जेक्ट्स को हम उठाते हैं। तो विदाउट कांटेक्ट के फोर्स जो है वो अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें इस टाइप की फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं, वो मैं आगे डेफिनेशन आपको बताऊंगा। उससे पहले ये जो कांटेक्ट जो है, कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है वो है मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ ए मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जो हमारी मसल्स की मदद से मूवमेंट हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो मस्कुलर फोर्स कहलाती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। जितनी भी कॉल्ड एज, नोन एज, जितनी भी डेफिनेशंस आती है उन्हें तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, और इनसाइड द टेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखिए, इसमें मस्कुलर फोर्स जो है वो किन किन चीज़ें में हेल्प करती है। वो हेल्प करती है हमारे बॉडी मूवमेंट में, डाइजेशन ऑफ फूड में, और हमें इनहेल और एक्सहेल करने में भी मदद करती है। इनहेल और एक्सहेल में जो हमारी रिब केज होती है वो मूवमेंट करने में मदद करती है। और आप नोटिस करेंगे हमारी स्टमक जो है, हमारे इंटेस्टाइन्स है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है।
अब कुछ एनिमल्स जो हैं वो भी इन मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं और हम उन्हें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे बुलडॉग्स और हॉर्सेस, डोंकी, कैमल्स आर यूज्ड एज अ मस्कुलर फोर्सेस। आप देखेंगे बुक में एक डायग्राम दे रखा है कि एक बुल कार्ट होती है, एक बुल्स जो होते हैं उनको उनके ऊपर वजन डाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसे हम हिंदी में माल ढोना भी कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा आपके डेली लाइफ में, और कैमल्स को भी देखा होगा, कुछ डोंकीज को भी देखा होगा और हॉर्स को भी देखा होगा, ऐसा काम करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो विदाउट टचिंग अप्लाई नहीं होता है। तो मस्कुलर फोर्स can be applied only when it is contact within an object. It is called a contact force. Without muscular force जो है बिना कांटेक्ट करे ऑब्जेक्ट के मूव नहीं हो सकती है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं। आपने अब एक और एग्जांपल देखा होगा कि एक बॉल होती है। बॉल को अगर आप एक सरफेस पे फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो क्या होगी, पहले तो जिस स्पीड से आपने छोड़ा उस स्पीड से चलेगी और धीरे धीरे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पर आ जाएगी। अंडरस्टूड? और वैसा का एक और एग्जांपल है, वैसा का वैसा ही एक एग्जांपल है बाइसिकल का स्लो डाउन होना। आप देखोगे कि बाइसिकल को अगर आप पैडल नहीं मारोगे तो पहले जिस स्पीड से थी उस स्पीड में रहेगी, फिर ग्रेजुअली थोड़ी स्पीड कम करेगी, फिर ग्रेजुअली बिल्कुल स्पीड कम करेगी और जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसा का ऐसा बॉल के अंदर होता है, बाइसिकल्स के अंदर होता है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स में आप नोटिस करोगे। तो बिना फोर्स अप्लाई करें क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर क्यों आ जाते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती तो सरफेस पे ऐसा क्या होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट को रोक देता है। अब देखिए, मैंने इधर एक बॉल और इसका एग्जाम्पल दिया है कि बॉल अगर मूव कर रही है तो सरफेस जो होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे अपोज करती है कि बॉल को रोकने की कोशिश कर रही है। अंडरस्टूड? आप समझ रहे होंगे कि ऐसी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो चेंज कर देती है। अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला देती है कि नहीं, बॉल को रुकना है। अब आप दो मैं वापस एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक मान लीजिए एक रफ सरफेस है, खुरदुरी सरफेस है, और एक है स्मूथ सरफेस। और एक रफ सरफेस पे बॉल चल रही है और एक स्मूथ सरफेस पे बॉल चल रही है। तो जो रफ सरफेस है उस पर आप नोटिस करोगे कि बॉल जो है वो ज़्यादा समय तक रोल नहीं होगी, जबकि स्मूथ सरफेस पे बॉल ज़्यादा देर तक रोल हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? रफ सरफेस पे जो रफनेस की वजह से बॉल की स्पीड जो होती है वो जल्दी कम हो जाती है, क्योंकि वो उसे अपोज करती है। जो सरफेस एक राउंड शेप बॉल को चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, वो अपोज करती है। हमेशा आप नोटिस करना, जो सरफेस होती है वो रोकने की कोशिश करती है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, भले ही वो कार हो या फिर टू व्हीलर्स, बाइक हो, कोई भी ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अंडरस्टूड? तो आप तो मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि फ्रिक्शन हो, और इस पूरे सिस्टम को फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑल दीज एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया उनमें, और इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। ओके, वन इज द बॉल एंड अदर इज द रोड, or a rough surface or a smooth surface that are sliding or trying to the slide across each other। उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये फोर्स लग रहा होता है उन दोनों के बीच में। और इन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके बीच में भी लगता है, बॉल एंड ग्राउंड हो गया है, बोट एंड वाटर हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो द फ्रिक्शनल फोर्स जो है, the force of friction always act
on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of a motion। हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखिए ये जो मैं एरो करके बता रहा हूँ, बॉल जो है वो राइट हैंड साइड मूव कर रही है और जो ऑब्जेक्ट है, जो फ्रिक्शन है, जो रोड का फ्रिक्शन है वो किस तरफ लग रहा है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लिए, एक है मस्कुलर फोर्सेस और एक है फ्रिक्शन फोर्सेस का, कि ये किसके एग्जाम्पल्स है। ये है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। तो याद रखिएगा, अलग करने के लिए भी, डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, तो आपको उधर लिखना होगा मस्कुलर फोर्सेस और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब आपने देखा होगा मैग्नेट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, उनमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। अब आप देखोगे ओके, तो आपको एक बुक की एक्टिविटी 11.6 परफॉर्म करनी है। बुक की एक्टिविटी 11.6 में ये बताया गया है कि आप देखोगे कि दो मैग्नेट्स लेना है आपको, अगर मैग्नेट्स है तो आपके पास, और कुछ पेंसिल्स लेनी है। एक पेंसिल्स को पैरेलली एक साथ रखना है और उनके ऊपर आपको मैग्नेट रखना है। एक मैग्नेट जब आप रखेंगे और दूसरा मैग्नेट विदाउट टचिंग इन कांटेक्ट उसके पास लेकर आएंगे, तो जो अपोजिट पोल्स होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। तो उस कारण क्या होगा, वो पेंसिल जिसके ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है वो रोल होकर टूवर्ड्स आपके पास आ जाएगा। और जब आप अपोजिट पोल को ले जाएंगे, जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास लेकर जाएंगे, तो वो दूर चले जाएंगे। अब ये दूर चले गए तो ये क्या है कि अब विदाउट कांटेक्ट, अब आप देखोगे कि मैग्नेट्स आपने देखे होंगे, मैग्नेट्स में विदाउट कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो आगे हमारा टॉपिक है, आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जो है विदाउट टचिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है और मैग्नेट का एग्जाम्पल, मैग्नेट्स के बारे में याद रखना है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद इट, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, मैंने इधर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपके लिए नया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें आपको एक्टिविटी 11.7 देखनी होगी। एक्टिविटी 11.7 में क्या है, अब आप नोटिस करेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। आप बलून को अगर आपके हेयर पे रब करके दीवार पर चिपकाएंगे तो वो चिपक जाता है। और आपने देखा होगा, आपने स्कूल में भी ये कई बार खेला होगा कि आप पेपर्स के पीसीज होते हैं उनको रब करोगे अपने इस प्लास्टिक के स्केल से, प्लास्टिक के स्केल को हेयर से रब कर और जब आप उन पेपर के पीसीज के पास लेकर जाएंगे तो पेपर के पीसीज जो होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, और ये एक्टिविटी बता देता हूँ मैं। एक्टिविटी 11 पॉइंट में क्या है, दो प्लास्टिक की स्ट्रॉज लेनी है। एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ को आपको थ्रेड से जो है वो टेबल से बांध देना है, और दूसरी जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है उसे आपको रब करके इसी तरीके से पेपर के स्ट्रॉ के पास लेके जा रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो स्ट्रॉ है वो उसके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये अट्रैक्ट क्यों हो रही है, ये रीजन है, ये सारा जो अट्रैक्शन है ये इस वजह से हो रहा है। इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। देखिए ये आपके लिए नया चीज़ है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि हम प्लास्टिक के ले रहे थे तो प्लास्टिक भी न्यूट्रल होगा ऑब्जेक्ट। तब अब आप क्या करेंगे, जब आप रब करेंगे तो कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल होता है उनके पास दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको इतना याद रखना है। हाँ, सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं और वो बने होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के। जब आप ऑब्जेक्ट को रब करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट से, तब क्या होगा कि वो जो चार्जेस हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। जैसे लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपने प्लास्टिक का स्केल रब किया है
तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हेयर में चले गए और उनके पास कौन से चार्जेस रह गए, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह गए। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं पेपर के पीसीस की। पेपर के पीसीस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के बने हुए हैं, तो आप सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की स्केल जब उनके पास लेकर जाएंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अंडरस्टूड। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और कौन से नेगेटिव चार्ज? पेपर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लास्टिक के स्केल के जो पॉजिटिव चार्ज है उससे अट्रैक्ट होंगे और ये अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेंगे। अब विदाउट टचिंग ये भी फोर्स जनरेट होती है, तो इसे भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के में इंक्लूड किया जाता है। तो आप डेफिनेशन इसकी लर्न कर लीजिएगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अंडरस्टूड। अब हम हमारे इसके आज के लास्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है उसमें ये एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब आप ये एक बॉय है, वो टेबल पर खड़ा होकर बॉल को फेंक रहा है, तो वो ग्राउंड पर, जमीन पर जा रही है। एक ये आप देखोगे कि एक बर्ड का फेदर है, उसको छोड़ रहा है तो वो भी ग्राउंड पे जा रहा है। तो जितनी भी चीजें हैं अर्थ पर, वो आप नोटिस करेंगे, आप ऊपर फेंकेंगे तो वो ग्राउंड पर ही जाएगी। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप फेंकेंगे तो वो ऊपर चली जाती है, लेफ्ट राइट चली जाती है, हमेशा टूवर्ड्स द डाउन क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि ये रीजन है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, इस वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टूवर्ड्स द अर्थ गिरते हैं। इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सिर्फ ग्रेविटी भी कहते हैं, और ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अंडरस्टूड। ये अब किस लिए काम आती है? सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी होती है वो होती है सन की, क्योंकि सन जो है वो 8 प्लैनेट्स और बहुत सारे मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट करके अपने इलेक्ट्रिकल पाथ में रखता है। अंडरस्टूड। फिर बात करते हैं अर्थ के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो हम क्या होते हैं, हम जमीन पे खड़े नहीं रह सकते थे, हम लेट नहीं सकते थे, ना ही बैठ सकते थे। हम हमेशा जो है वो हवा में उड़ते रहते हैं। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? और अगर हम हवा में उड़ते रहते तो हमें चलने में, सोने में और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम होती। ये चीज़ आपको समझ में आई? और ये जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? एक और चीज़ के लिए हेल्प करती है। अर्थ के पास एक स्पेशल लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरे यूनिवर्स में फैल जाए? ये पूरे यूनिवर्स में इसलिए नहीं फैलता क्योंकि हमारी अर्थ जो है इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है टूवर्ड्स द अर्थ, ताकि ये बाहर नहीं जाए। जैसे कि मान लीजिए मून है, तो मून को भी अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करके रखता है ताकि वो बाहर नहीं चला जाए। हमारा जो मून है वो इस इलेक्ट्रिकल पाथ को छोड़कर बाहर नहीं चला जाए। सैटेलाइट्स भी कुछ इसी तरीके से काम करती है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, जिससे कि वो सैटेलाइट जो है वो बाहर ना चली जाए, अर्थ के चारों तरफ ही घूमती रहे। ओके। किसी भी पार्ट में ऐसा अर्थ के बाहर तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां तक इन सैटेलाइट्स को छोड़ दिया जाता है उसके बाद ये मूव करती रहती है अपने आप अर्थ के चारों तरफ। आप जानते होंगे कि अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो ऑटोमेटिकली सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है। एंड ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और कंटिन्यूसली पढ़ाई कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।